स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था पर आधारित चैलेंज सीरीज़ का। जो 13वीं चैलेंज सीरीज़ है, ये इससे पूर्व 12 चैलेंज सीरीज़ अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों, आप जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आप अपनी तैयारी को यहाँ पर जांच सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और राजनीति विज्ञान के जो विशेषकर भारतीय राज्य व्यवस्था के जो प्रश्न आते हैं वो किस तरह के होते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए और अपना मूल्यांकन भी कीजिएगा दोस्तों कि आपके कितने सही होते हैं। 15 सवालों की ये चैलेंज सीरीज है। पहला प्रश्न है दोस्तों, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, डी राज्यसभा के सभापति द्वारा। संसद की जो लोक लेखा समिति है उसका अध्यक्ष नियुक्त कौन करता है, प्रश्न ये पूछ रहा है। आपको इसका उत्तर बताना है दोस्तों। इन 4 विकल्प में से मैं साथ ही साथ आंसर बताता जाऊंगा और आप अपने सही है या गलत है ये चिन्हित करें साथ में, और आखिर में अपना मूल्यांकन भी करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों सी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष को नियुक्त करता है। ये क्या करती है लोक लेखा समिति? इसका काम है जो संसद जो सरकार को पैसा खर्च करने की जो अनुमति देती है, वो सरकारी जो खर्च हैं वो सही जगह हुआ या नहीं हुआ, या जितना पैसा उस मद में दिया गया वो पूरा खर्च हुआ या नहीं हुआ, इसकी जांच करने के लिए एक समिति होती है जिसे लोक लेखा समिति कहते हैं। और इसके अध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। और सन 1967 से ये परंपरा रही है दोस्तों कि विपक्षी दल के किसी सदस्य को इस पर नियुक्त किया जाता है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यों के वित्त लेखाओं पर नियंत्रण होता है? राज्य के प्रश्न को बहुत आराम से पढ़िए दोस्तों। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें तो सबसे जो जरूरी चीज़ है कि प्रश्न को आप पूरा पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। राज्यों के वित्त लेखाओं पर नियंत्रण होता है राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का, राज्य वित्त सचिव का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो राज्य का जो वित्त लेखा है उस पर किसका नियंत्रण रहता है, प्रश्न ये है। इसका सही उत्तर है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी न तो राज्यपाल का रहता है, न मुख्यमंत्री का, न राज्य वित्त सचिव का। तो फिर किसका रहता है? प्रश्न ये है कि अगर इनके पास में नहीं है नियंत्रण तो किसके पास में है? दोस्तों, जो CAG होता है, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो पद होता है वो केंद्र के साथ साथ राज्य के वित्त लेखाओं पर भी नियंत्रण रखता है। यानी जो ऑडिट होती है, जो ऑडिट करता है वो केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी जो है वो CAG करता है। इसके लिए राज्य में अलग से कोई पद नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, CAG करता है, ठीक है ना, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा। अनुच्छेद 151(2) के तहत जो है वो इस पर जांच करके, इसकी ऑडिट करके इसकी रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल इस रिपोर्ट को जो राज्य का जो विधानमंडल है वहाँ प्रस्तुत करवाता है। तो CAG, ठीक है ना, चूंकि CAG इस विकल्प में है ही नहीं तो डी होगा। फिर भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं? भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित हैं? ए सामान्य प्रतिनिधित्व, बी एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, डी कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। भारत में जो आम चुनाव हैं वो किस सिद्धांत पर आधारित हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। 4 विकल्प मैंने आपको दिए हैं, इन 4 विकल्पों में से आपको सही का चयन करना है। जितने प्रश्न सही हो आपके उतने अंक आप लिखते जाना। इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रादेशिक
प्रतिनिधित्व। देखिए, आम चुनाव किसे कहते हैं, पहले तो ये समझिए। केंद्र के जो संसद के चुनाव हैं, विशेषकर लोकसभा के, और राज्यों में विधानसभा के जो चुनाव हैं वो आम चुनाव कहलाते हैं, यानी लोकसभा और विधानसभा के। तो अब ये मैटर करता है कि जो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है वो किस पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों, प्रादेशिक निर्वाचन, यानी हर क्षेत्र में जनसंख्या को देखते हुए सीटें आवंटित की गई हैं लोकसभा में, कि जिस राज्य की ज़्यादा सीटें हैं वहाँ लोकसभा की ज़्यादा सीटें, और वो एक प्रदेश या एक क्षेत्र को मानकर प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, एक क्षेत्र विशेष को मानकर उसका प्रतिनिधित्व संसद में दिया गया, और राज्यों में भी इसी प्रकार से व्यवस्था की गई है। तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व वाला सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऐसे जो क्वेश्चन तो बहुत अच्छे होते हैं, और कंपटीशन में आए तो ऐसे रटे हुए चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा कारगर नहीं होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय दंड समवर्ती सूची का है। कौन सा विषय समवर्ती सूची का है, इसका जो उत्तर आपको बताना है दोस्तों, मैंने ये विकल्प पढ़ लिया था बीच में। तो समवर्ती सूची का विषय कौन सा है ये आपको बताना है। पुलिस, दंड विधि, रेडियो और टेलीविज़न और विदेशी मामले। पुलिस, दंड विधि, रेडियो और टेलीविज़न और विदेशी मामले, इनमें से आपको सही विकल्प का चयन करना है, और इसका सही उत्तर है दोस्तों दंड विधि। कौन सा है? दंड विधि। बाकी ये जो संचार और विदेशी मामले हैं ये संघ सूची में हैं। 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची पर संसद कानून बना सकती हैं, राज्य सूची पर राज्य कानून बना सकते हैं, और समवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, यानी केंद्रीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल, और दोनों में अगर गतिरोध हो तो केंद्रीय विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। तो ये जो दंड विधि है दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय है, और पुलिस जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो कुल 3 सूचियाँ हैं, जिसमें संघ सूची में 100 विषय हैं वर्तमान में, राज्य सूची में 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 यानी 52 विषय हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है। निम्न में से कौन सी संविधानेतर संस्था है। ए, संघ लोक सेवा आयोग, बी, वित्त आयोग, सी, नीति आयोग, डी, राज्य निर्वाचन आयोग। इनमें से ऐसी कौन सी संस्था जो संविधानेतर हैं। आप आंसर कीजिएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर है, आप कोशिश करें कि मुझसे पहले आंसर करें। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। तो पहले तो ये समझना है कि संवैधानिक संस्था किसे कहते हैं। ऐसी संस्था जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान से इतर यानी संविधान के अलावा है, यानी संविधान में उसका जिक्र नहीं है, संविधान से अलग से उस संस्था बनाई गई है, और उस संस्था का संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, कई जो गाइड वाले हैं, किताब वाले हैं, गैर संवैधानिक बोलते हैं उस गैर संवैधानिक संस्था, तो वो गलत शब्द हैं। गैर संवैधानिक का मतलब होता है संविधान के विरुद्ध होना। तो संविधान के विरुद्ध कोई संस्था नहीं हो सकती। संवैधानिक का मतलब है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन है तो संविधान के नियमों के अनुसार बनाई गई है। संविधान में उसका उल्लेख नहीं है, लेकिन क्या संविधान के खिलाफ जाकर कोई संस्था चल सकती है क्या देश में? नहीं चल सकती। तो इसलिए संविधान गैर संवैधानिक नहीं होगी ये संवैधानिक संस्था। पहले योजना आयोग था, फिर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चीन की संसद का नाम क्या है। चीन की संसद का नाम क्या है। नेशनल असेंबली, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चाइना, नेशनल पीपुल्स ऑफ चाइना। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चीन की संसद का नाम आपको बताना है दोस्तों। संसद को पार्लियामेंट, विधायिका, व्यवस्थापिका सब एक ही बात है। कानून बनाने वाली इस संस्था को जो है ये अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग देशों में।
तो चीन में इस संस्था को क्या कहते हैं, यानी संसद को क्या कहते हैं? और इसका सही उत्तर है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यानी बी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। इसको आप नेशनल पीपुल कांग्रेस एनपीसी के नाम से भी याद रख सकते हो, ये एक थोड़ा इजी रहेगा। एनपीसी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस क्या है? ये चाइना की संसद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या आशय है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का क्या आशय है? ए, संसदीय सरकार, बी, लोकतांत्रिक सरकार, सी, संघ और राज्य सरकार, डी, स्थानीय स्वशासन। तो इनमें से कौन सा सही उत्तर है दोस्तों? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किसको कहेंगे? इसका सही उत्तर है दोस्तों, उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि यही प्रश्न एक बार आरएस मेंस में 2 नंबर का आया था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से क्या समझते हो। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर है डी, स्थानीय स्वशासन, यानी जो ग्रामीण और नगरीय स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज और नगर निकाय, इन्हें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसे ही कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश का पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसे यह निर्णय दिया गया है, यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने निर्णय या वो उसके द्वारा दिए गए आदेश की पुनः जांच कर सकता है, पुनर्विलोकन कर सकता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 139, अनुच्छेद 138। यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है और इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 क्या है दोस्तों? ये पुनर्विलोकन हम समझ लेते हैं। पुनर्विलोकन का अर्थ ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही पूर्व में दिए गए निर्णय को बदल सकता है। एक बार होता है ना दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट मान लो ये निर्णय दे दे तो अगली बार तो ये यही देना होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए बाध्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपने पूर्व में किसी दिए गए निर्णय को बदल सकता है कि नहीं हमने तब ऐसा कहा था। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कई ऐसे वाद है जहाँ पे पहले ये कहते थे कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है, बैक टू बैक कहीं ऐसे वाद में ये डिसीजन आया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट मान लेता है कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन नकारात्मक संशोधन आप नहीं करोगे, या संविधान का जो मूल ढांचा है उसको आप खत्म करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हो। तो ये अपने ही पूर्व में दिए गए निर्णय में बदलाव कर लिया उन्होंने। तो ये अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 137 में कि अपने पूर्व में दिए गए निर्णय की जांच कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा अनुच्छेद 13 जो है वो भी जो है न्यायिक समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। उसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर मूल अधिकारों की विधि अगर कोई विधि पारित की जाती है या आदेश द्वारा जारी की जाती है, चाहे व्यवस्थापिका या कार्यपालिका द्वारा, तो जो मूल अधिकारों को कम करता है उन विधियों को वो समीक्षा करके उसे अवैध घोषित कर सकता है जिस हद तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करें। तो वो तो न्यायिक समीक्षा का अधिकार तो है अनुच्छेद 13 में, यानी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के विरुद्ध, और अपने ही पूर्व दिए गए निर्णय को बदलने का अधिकार उन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत अनुच्छेद 137 में। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? यानी ये जो विकल्प आएंगे इनमें से कोई एक है जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। सरकारी आयोग, राजमन्नार आयोग, इंद्रजीत गुप्ता समिति और पुंछी आयोग, इनमें से कौन सी समिति या कौन सा आयोग है जो संघ और राज्यों के संबंधित नहीं है, जिसका विषय अलग है उनके गठन का? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों इंद्रजीत गुप्ता समिति। बाकी सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति और पुंछी आयोग, इन तीनों का संबंध केंद्र और राज्यों के संबंधों पर
को लेकर इनका गठन किया गया था और ये कहा गया कि ऐसे आप सुझाव दें जिससे केंद्र और राज्य मिलकर काम करें, उनके मतभेदों को दूर किया जा सके। तो ये जो इंद्रजीत गुप्ता समिति है दोस्तों, इनका संबंध केंद्र राज्य से नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर किससे इसका संबंध है, तो इसका चुनाव सुधार से संबंधित है, यानी चुनाव में किस प्रकार सुधार होना चाहिए, इसलिए ये इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की दल बदल के आधार पर उत्पन्न निर्योग्यता का निर्धारण कौन करता है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों की दल बदल के आधार पर उत्पन्न निर्योग्यता का निर्धारण कौन करता है? ए, राज्य का राज्यपाल, बी, सदन का अध्यक्ष, सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी, चुनाव आयोग। जो राज्य का विधानमंडल है, अगर उसका कोई सदस्य दल बदल करता है तो अब वह उस सदन का सदस्य है या नहीं है, या फिर विधानमंडल का सदस्य रहेगा या नहीं रहेगा, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों सदन का अध्यक्ष। सदन का अध्यक्ष, जैसे विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद जिन राज्यों में है वहाँ पर उनके सभापति, और लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति। ध्यान रखना दोस्तों, केवल दल बदल के आधार पर सदन का अध्यक्ष। बाकी अगर अन्य कोई निर्योग्यता उत्पन्न हुई, मान लीजिएगा कि कोई विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो रहा है तो उसकी कुछ योग्यताएं होती है दोस्तों, वह 25 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, वह लाभ के पद पर ना हो, वह दिवालिया पागल ना हो, वो भारत का नागरिक हो, ठीक है ना। अब मान लो वो विधानसभा का सदस्य चुन लिया गया और उसने भारत की नागरिकता ही छोड़ दी और वो जाकर किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, तो ये क्या हुआ, ये उसकी जो योग्यता थी वो समाप्त हो गई। तो ये दूसरी जो निर्योग्यता उत्पन्न हुई है, दल बदल के आधार पर नहीं। दल बदल के आधार पर तो ये होता है कि वो मूल योग्यता तो थी, लेकिन अब उसने एक दल के नाम पे चुनाव लड़ा, उस दल से चुनाव लड़के जीत के बाद में उसने पार्टी चेंज कर दी। जैसे अभी हाल ही में हुआ है मध्य प्रदेश में, आप देखोगे राजस्थान में भी ऐसा उठक पटक होने वाला था और काफ़ी घटनाक्रम आप लोगों के सामने हुआ। कर्नाटक में ऐसा हुआ कि कोई सदस्य किसी और पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतता है और फिर वो उससे रिज़ाइन कर देता है या फिर दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो फिर वो एमएलए रहेगा या नहीं रहेगा, ये कौन तय करेगा? तो दल बदल के आधार पर तो करता है सदन का अध्यक्ष, और बाकी कोई और दूसरी कोई निर्योग्यता आती है तो वो सदन वो करता है केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल, चुनाव आयोग की सलाह से। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर है सदन का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल जो शब्द हैं किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? दोस्तों मैं आपको बता दूं, मूल संविधान में कैबिनेट शब्द नहीं था, ठीक है। तो बताना है आपको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है कि ये जो कैबिनेट है ये मंत्रिमंडल शब्द हैं, इसका पहली बार उल्लेख किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में किया गया? उससे पहले जो शब्द थे वो मंत्री परिषद हैं, उससे जितने भी पहले हैं जितने भी शब्द हैं केवल एक ही बार एक ही जगह एक ही शब्द है मंत्रिमंडल। तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978। इसके द्वारा अनुच्छेद 352 में इस शब्द को रखा गया कि अनुच्छेद 352 जो हैं वो आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपात के नाम से भी जानते हैं उन्हें। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पहले आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया जा सकता था, वर्तमान में जो है वो सशस्त्र विद्रोह, ये भी शब्द जो फेरबदल किया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लगाया जा सकता है। और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर यहाँ पे इसलिए ये शब्द डाला गया है कि मंत्रिमंडल जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं वो मंत्रिमंडल कहलाता है, कि उनकी लिखित सिफारिश हो तभी राष्ट्रपति ऐसी आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो प्रश्न ये है कि मंत्रिमंडल शब्द कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व
ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, बैंक द्वारा अपनी सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यानी नीति निर्देशक तत्व के बारे में कथन है, और जिन्होंने ये कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान करना और कब करना ये बैंक पर छोड़ दिया। यानी ऐसा कथन किसने कहा, आपको ये बताना है। डॉक्टर अंबेडकर, के.टी. साहा, के.एम. मुंशी और ग्रेनविल ऑस्टिन। डॉक्टर अंबेडकर, के.टी. साहा, के.एम. मुंशी और ग्रेनविल ऑस्टिन। इसका सही उत्तर है दोस्तों के.टी. साहा। के.टी. साहा ने ऐसा कहा था, जिस प्रकार बैंक को आपने ये अधिकार दिया कि आप जब चाहो ये चेक आप भुगतान करोगे, फिर तो बैंक अपनी सुविधा अनुसार करेगा, उसकी मर्जी आगे तो करेगा। इसी प्रकार राज्यों को ये कहा कि आपको ये काम करना है, लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, कब करेगा ये तो तय नहीं है। तो इसलिए ये कथन ऐसा कहा था। तो भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, ये भाग 4 में है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक हैं, और ये वाद योग्य नहीं है। और इसका एक अलग से वीडियो पोस्ट कर रखा है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व पूरा डिटेल से समझाया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 36 बी में, अनुच्छेद सी, अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12, 36 और 48, यानी अनुच्छेद 12, 36 और 48, ये ऑप्शन डी में है। तो आपको बताना है कि राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, अनुच्छेद 36 और 12। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद 12 भी कहा होगा, कुछ लोगों ने 36 कहा होगा। 12 सही है दोस्तों, 36 भी सही है, लेकिन इस प्रश्न को समझिए। ये कह रहा है कि कौन से राज्य की परिभाषा कौन से अनुच्छेद में है, तो 12 भी सही है, 36 भी सही है। तो सी जो है वो दोनों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी 12 और 36 दोनों को बता रहा है। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36, और ये दोनों अनुच्छेद हैं सी वाले ऑप्शन में। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी, राज्य की परिभाषा। यानी भाग 3 और भाग 4 दोनों में राज्य की परिभाषा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद किस वर्ष का है? सुप्रीम कोर्ट में एक वाद गया था। ये वाद जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के नाम से जाना जाता है, ये किस वर्ष का है? यानी डिसीजन किस वर्ष आया था इसमें? 1967, 1967, 1968, 1973। आपको सन बताना है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य किस वर्ष का है? ऐसे RS प्री में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों कि 4 वाद दे दिए और सामने उनका सन दिया गया है कि कौन सा वाद किस वर्ष का है, इसलिए ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसका सही उत्तर है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं इसीलिए टाइम दे रहा हूं कि आप जो हैं इस प्रश्न का उत्तर दें और फिर चेक करें कि आपका सही है या गलत है। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1967, 1967। क्या था दोस्तों गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य? ये मामला गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें ये था कि मूल अधिकारों में संसद जो है वो संशोधन कर सकती है या नहीं, ये था मामला। तो सरकार ने अपना पक्ष रखा कि हम जो हैं वो मूल अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान के किसी भी प्रावधान को बदल सकते हैं, तो मूल अधिकारों में भी हम संशोधन कर सकते हैं, ऐसा सरकार ने पक्ष रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में? ये डिसीजन दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या कहा? संसद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती, यानी किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों प्रश्न ये उठता है कि फिर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार कैसे हटा दिया गया? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप मूल अधिकारों में चेंज नहीं कर सकते, तो फिर कैसे हटाया गया? तो याद कीजिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बाद में एक जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण वाद था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, 1973। फिर से ये मामला उठा था और 13 जजों की बेंच ने इसे सुना था और 7-6 के बहुमत से ये डिसीजन दिया था। क्या डिसीजन दिया?
कि मूल अधिकारों में तो संशोधन किया जा सकता है, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये मूल ढांचा जो है वो आया था 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद वो है 1973 का, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का है। आज का आखिरी प्रश्न, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन नहीं थे? डॉक्टर फजल अली, के एम मुंशी, के एम पणिकर और एच एन कुंजरू। यानी कौन जो है एक इनमें से राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। ये संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी दोस्तों, उसमें एकमात्र सदस्य थे जो कांग्रेसी थे। तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन 1953 में किया गया था, क्योंकि उसमें आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1953 को, और पहला राज्य था जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया। तो अनेक राज्यों ने मांगे की कि हमारा पुनर्गठन और भाषा के आधार पर हो। इस मामले को सुलझाने के लिए एक आयोग बनाया गया है, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग का नाम दिया गया 1953 में। इसमें 3 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर फजल अली, फिर 2 और जो सदस्य थे के एम पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू, एच एन कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 सदस्य थे। इसीलिए इस आयोग को डॉक्टर फजल अली आयोग के नाम से भी जानते हैं। डॉक्टर फजल अली आयोग और राज्य पुनर्गठन आयोग कब गठित हुआ? 1953 में। 1955 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी और 1956 में जो है राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, और इसलिए एक संविधान में एक संशोधन भी हुआ, 7वां संविधान संशोधन, और राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सभी बातों का ध्यान रखा गया है, खास करके प्रशासनिक क्षेत्रीय विविधता, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और पुनर्गठन के पश्चात 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। तो यही वो राज्य पुनर्गठन आयोग हैं। तो इसका जो सदस्य कौन नहीं थे? के एम मुंशी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बता सकते हो कमेंट में। और राजनीति विज्ञान से जुड़े हुए और भी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड किए जाएंगे। और साथ ही साथ एक नया शुरू किया दोस्तों, मनोविज्ञान की जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो भी बहुत जल्दी, उसकी भी जो अगली सीरीज़ है वो शुरू की जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट में भी आप बता सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।